तो अपन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि अपने पास क्या है, रूट n इंटू n प्लस 2, एन अपने पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक टेबल बनाओ अपने पास, उसमें एक साइड लिखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इधर लिखना कि जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, जल्दी बताओ। √3 कि 1 इंटू 1 प्लस 2 मतलब अपने पास हो जाएगा √3। तो √3 अपने पास आता है कितना, 1.73। अगर अपने पास मान लो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कितने 2, तो आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 4 इंटू 2 6। तो अपने पास हो गया √6। √6 अपने पास आएगा 4 इंटू 2 8। सर 2√2 आएगा। अच्छा 2√2 आएगा। तो 2√2 अपने पास हो जाएगा 2.83। सिंप्लीफाई करके लिख दिया ना वो। हाँ, अरे इसमें अपन कुछ और चीज देखना चाह रहे अभी, बस देखते चलो तुम। वैसे देख लो √8 अपने पास आएगा तो √8 अपने पास क्या हो गया, 9 के आसपास है, तो मतलब नहीं, √9 अपने पास क्या होता है 3, तो √8 अपने पास क्या आएगा 2.3 समथिंग कुछ आएगा, जो कि 3 के आसपास। हाँ, तो वैसे सोच सकते हो। ऐसे अगर अपन मान लो कि यहाँ पे n इक्वल टू 3 रखा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास हो गया क्या 3, तो अपने पास आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 5 इंटू 3 √15। तो √15 अपने पास हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अपने को बताया कि √16 अपने पास कितना होता है 4, तो 3 पॉइंट समथिंग रहेगा और 4 के आसपास रहेगा, तो ये अपने पास आता है 3.87। इसी तरीके से अगर n इक्वल टू 4 रखोगे तो ये अपने पास आता है 4.90। n इक्वल टू अगर 5 रखोगे तो अपने पास आएगा 5.92। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एक तो अपने पास सीधे सीधे आ सकता है कि कोई आयन दे देगा या कोई एलिमेंट दे देगा, उसमें तुमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तुमको इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा। तो ये अपने पास सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हो कि n इंटू n प्लस 2, एन की जो भी वैल्यू आ रही है पर्टिकुलर स्पीसीज में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कभी क्वेश्चन तुम्हारे पास उल्टा आएगा कि तुमको दिया जाएगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट कि अपने पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, या उसी चीज को किसी और चीज से वो रिलेट कर देगा, अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मतलब कोई नॉर्मल एटम दे देगा, बोलेगा कि उसके वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट से प्रेडिक्ट करवाएगा, फिर आगे और भी इन्फॉर्मेशन देके कुछ और कैलकुलेशन तुमसे करवा सकता है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं पे तुमको क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी या वैल्यू गिवन होगी, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो एक तो तरीका ये है तुम्हारे पास किस फॉर्मूला अपने पास है मैग्नेटिक मोमेंट का कितना, √n इंटू n प्लस 2, तो इसके इक्वल करके जो भी वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पे रखो, इक्वल करके सोल्व करो, तो n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखोगे तुम कि जैसे अपन ने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रखा, तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास है 1 पॉइंट समथिंग। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने 2 रखा, तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास आया 2 पॉइंट समथिंग। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। मतलब जैसे अपने पास 5 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 5। 3 पॉइंट समथिंग कुछ दिया हुआ तो अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। 1 पॉइंट समथिंग दिया हुआ मतलब अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा 1। तो तुम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो बिना फॉर्मूले यूज किए। ये चीज समझ में आई क्या? अरे समझ में आया? हाँ, तो इसका ये यूज है। तो जब भी तुमको मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी है अपने पास 2 पॉइंट समथिंग कुछ दिया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी याद करोगे 2.83 है, तुमको तो ऐसे ध्यान रखना है कि अगर 2 पॉइंट समथिंग है मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 पॉइंट समथिंग है मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 पॉइंट समथिंग है मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इस चीज को तुमको यूज करना है। तो ये था अपने पास लास्ट, इसमें टेबल अपन ने नहीं बनाई थी कल, बाकी जितना डिस्कशन करना था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपन कर चुके थे। अब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, तो देखो इसमें अपने पास क्या आ रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक था तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास आया 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1.73।
जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास 2 आते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास आ रहा है 2.83। जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास 3 आ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास आ रहा है 3.87। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4.90 और जब 5 है तो 5.92। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी अपने को क्या किया जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन होगा तो वहां से अपने को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उस स्पीसीज में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया क्या 3 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू तुमको याद नहीं करनी है। तो देखो ना अपने पास जब अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 था तो 1 पॉइंट समथिंग का कुछ आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। तो अपन उल्टा भी बोल सकते हैं कि अपने पास अगर मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग है मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कितने होंगे 5, 3 पॉइंट समथिंग है मतलब 3, 5 आ गए। 2 पॉइंट समथिंग है तो 2। क्लियर है क्या? यस सर। तो ऐसे इसको यूज करना है। तो एक क्वेश्चन लिखो कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइंड फर्स्ट पूछ रहा है तुमसे अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, पूरा चाहो तो ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड तुमसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, और इसी में थर्ड तुमसे पूछा जा रहा है टोटल स्पिन, जो अपन ने लिखा था कि S इक्वल टू अपने पास होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ, जब अपन मल्टीप्लिसिटी वाला फॉर्मूला देख रहे थे उस केस में। तो कभी कभी ऐसे ही पूछ रहा था टोटल स्पिन, तो टोटल स्पिन अपने पास S, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, अनपेड इलेक्ट्रॉन N, ये तीनों चीजें अपने को निकालना है। किस किस स्पीसीज के लिए फाइंड करना है वो अपने को गिवन है, तो कुछ आयंस में दे दे रहा हूँ, कुछ मैं एटम्स दे दे रहा हूँ, उनके लिए तुमको कैलकुलेट करना है। तो जैसे ले लो एक अपने पास क्या Fe+2 ले लो, इसके लिए निकालना है। कॉपर ले लो Cu, इसके लिए निकालना है। और एक और लिखो अपने पास, कभी कभी ऐसे भी दे देता है, कोई कंपाउंड दे देगा और उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम में पूछेगा, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं MnIn इन ये कॉपर है। KMnO4। हाँ सॉरी कॉपर क्या, कॉपर ही तो है। हाँ Cu तो होता है कॉपर, CO कोबाल्ट होता है। तो इन तीनों में निकालना है। तो यहाँ पे अपने पास लास्ट वाले में देख लो, इसमें बोल रहा है कि MnIn इन KMnO4। तो KMnO4 में अपने पास जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके हिसाब से बात करना है। तो जो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसके हिसाब से आयन लिखो और फिर उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के प्रेडिक्ट करो कि अपने पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, कितना उसकी स्पिन है। तो एक एक करके चेक करना है। पहले जाओ तो कॉपर को ले लो क्योंकि उसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सॉरी न्यूट्रल एलिमेंट है, तो उसका पहले लिख दो, इजीली लिख दोगे। क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। चलो यस सर। ओके, तो करो तुम लोग सॉल्व, तब तक मैं बता देता हूँ। एक पहले कॉपर वाला ले लेते हैं। तो हमने बताया कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन बात करें तो इसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एटॉमिक नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d में कायदे से 9 आने चाहिए थे, या फिर वैसे ही कर लो कि पहले 4s में आएंगे 2, फिर 3d में आने चाहिए थे अपने पास कायदे से 9। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के अपने पास इसमें चला जाता है ताकि 3d 10 हो जाए, फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ये आता है 1s2, या वहीं पे चेंज करके मैं लिख देता हूँ कि 4s अपने पास रह जाएगा क्या 1 और 3d अपने पास आ जाएगा क्या 10। तो ये अपने पास क्या हो गया, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1s तो फुल्ली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s भी फुल्ली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन 2p सबसेल है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फुल्ली फिल्ड है, 3s सबसेल ये भी फुल्ली फिल्ड है, 3p सबसेल ये भी फुल्ली फिल्ड है। लेकिन 4s अगर देखोगे
तो सर, 4s एक सबसेल अनपेयर्ड अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जब भी अपने पास फुल्ली फिल्ड रहेंगे तो फुल्ली फिल्ड में तो अपने पता है कि अपने पास क्या रहेगा, पेड ही रहेंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फुल्ली फिल्ड का तो मतलब यही होता है ना, जहाँ पे भी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा तो वहाँ तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि अनपेड है या नहीं है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड मतलब हर ऑर्बिटल में अपने पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो वो पेड हो गए। और यहाँ पे 3D में भी 10 है, मतलब ये सब सेल भी अपने पास फुल्ली फिल्ड है। तो सब सेल वाइज तुमको चेक करना है, तो जिस सब सेल में अपने पास पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस सब सेल में तुमको सिर्फ चेक करना है। तो यहाँ पे 4s है, तो 4s सब सेल मतलब एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। ये क्लियर है क्या? Yes. यस सर। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक हो गया, इसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट निकालो कितना आएगा, 1.732। 1.73। जो भी आएगा, ठीक है। तो म्यू अगर निकालोगे तो अपने पास वो फॉर्मूला था ही सही कि म्यू इक्वल टू रूट आएगा n इंटू n प्लस 2। तो वो टेबल तुमको याद नहीं करनी, बस मैंने जो बताया था उसके हिसाब से तुमको यूज करना है उसको, तो अपने पास आ जाएगा √3, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा होगा, 5 पॉइंट समथिंग दे रखा तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा होगा, वो यूज करना है बस, वो उतना सा याद रखना है तुमको। तो अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, एक मैग्नेटिक मोमेंट हो गया अपने पास √3, और अपने पास एक और चीज पूछा था क्या, टोटल स्पिन। तो टोटल स्पिन अपने को निकालने अपने लिखा था कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इनटू हाफ, तो अपने पास कितना आ जाएगा, हाफ ही आ जाएगा। ये तीनों चीज अपने पास इसके लिए आ गई, ठीक है। इसी तरीके से तुमको चेक करना है किसके लिए, Fe+2 के लिए। सर तो n सबसे ज्यादा वाली वैल्यू लेंगे n की। नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं तो ये बोला कि तुमको हर सब सेल के लिए चेक करना है, और जिस सब सेल में अपने पास क्या होगा, पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वहां पे तुमको चेक करना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ऑर्बिटल डायग्राम बना के इस तरीके से। क्लियर है? यस सर। क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी पर्टिकुलर सब सेल में, तो मैंने हर सब सेल वाइज ही तो चेक किया, पहले 1s देखा, फिर 2s दिखा, फिर 2p6 मतलब देखा। हाफ फिल्ड और पार्शली वाली खाली ऑर्बिटल में चेक करेंगे। क्योंकि फुल्ली फिल्ड अगर हो जाएगा तो वहां पे तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यस सर। तो वहां पे तो नहीं आएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्यों चेक करेंगे अपन। क्लियर है क्या अभी? यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। चलो तो नेक्स्ट अपने को चेक करना है किसके लिए, Fe+2 के लिए। तो Fe+2 की अगर अपन बात करें तो Fe अपने पास पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उससे अपन 26। Fe+2 आयन बनाएंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर अपने पास 26 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखे तो सबसे पहले 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s2, 3p 6, पहले 4s आएगा तो 4s में 2, और 3d में अपने पास बचेंगे 6, तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या बनाना है, Fe+2 आयन बनाना है। तो Fe+2 आयन बनाना है, तो ये चीज मैंने पहले भी बताया था कि अगर अब तुमको एटम से आयन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन अपने पास सबसे पहले वैलेंस सेल से निकलता है। वैलेंस सेल मतलब जिसके सबसे लास्ट सेल जो है, तो लास्ट सेल अपने पास यहाँ पे कौन सा है, 4th सेल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, ना कि 3d से। तो इलेक्ट्रॉन अपने पास सबसे बाहर जो सेल आता है उससे निकाला जाएगा, ठीक है। तो 4s से अपने पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अपने को Fe+2 बनाना है, मतलब अपने को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है, तो 4s के अपने पास दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो अपने पास बचेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d6। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे इधर जितने भी सबसेल है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ये सब अपने पास क्या है, फुल्ली फिल्ड है, कि 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 6 ही आ सकते हैं, 3s में भी 2 है, 3p में भी 6 हैं। तो ये सब तो अपने पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, फुल्ली फिल्ड सबसेल है, तो सब में अपने पास हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन अगर 3D में देखोगे तो अपने पास पार्शियली फिल्ड है, क्योंकि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी अपने पास 6 ही है, तो यहाँ पे अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो 3D सबसेल है, मतलब D सबसेल 5 ऑर्बिटल हो गए,
तो डी सबसेल मतलब अपने 4 पास क्या हो गए, unpaired. 5 ऑर्बिटल हो गए। 5 ऑर्बिटल में अपने को 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है। तो अपन ने देखा था कि पहले अपन क्या करते हैं, सबको हाफ फिल करते हैं विथ सेम स्पिन, इस तरीके से। फिर एक इलेक्ट्रॉन अपने पास किसी भी ऑर्बिटल में तुम लगा सकते हो इस तरीके से। तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या रहेगा, पीएड रहेगा इलेक्ट्रॉन्स उसमें, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक ऑर्बिटल में, मतलब पीएड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4 ऑर्बिटल में अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दैट इज सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड अपने पास क्या आ गया, 4। मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे म्यू, तो म्यू इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, रूट एन इंटू एन प्लस 2, दैट इज 4 इंटू 4 प्लस 2। तो जो भी आएगा निकाल लेना। और स्पिन तुमसे पूछा था टोटल स्पिन, तो टोटल स्पिन अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2। 2. क्लियर है क्या ये? सर हाँ Yes, sir. सर एक बेसिक सा डाउट था सर, बता दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जैसे 4 से, तो 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, फोर्थ शेल? एग्जिस्ट करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है यूज। ये तुमको ध्यान करो, तो अपन ने एटॉमिक पढ़ा होगा, तब मैंने बोला होगा एक जगह कि किसी भी एटम से अगर तुमसे पूछा जाए तो उसमें मैक्सिमम कितने और सेल है, तो उसमें इनफाइनाइट सेल है, बस उसमें से Yes, कुछ sir. यूजफुल सेल होते हैं। तो यहाँ पे भी रहेगा 4s, लेकिन वो यूजफुल नहीं है अभी। अच्छा, मतलब एग्जिस्ट करेगा अभी। हाँ, ठीक है सर। तो ये है अपने पास केमिनो फॉर्म में निकालो। एमएन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला क्या, सर उसमें सर अनपेड 0 आ रहे हैं सर. 0 आ रहा है, तो अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो भी 0 हो जाएगा, टोटल स्पिन भी 0. टोटल स्पिन भी 0, एकदम सही निकाले हैं। तो ये अपने पास केमिनो 4 है। +7. तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो अपने पास देखो कि ये पोटेशियम अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल का अपन असाइन करेंगे +1। उसके बाद ऑक्सीजन को असाइन करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर को देखोगे तो वो तुमको पता चलेगा। तो ऑक्सीजन को असाइन करोगे -2, और इसका मान लो कि अपने पास क्या है, x। तो अपन क्या लिखेंगे, +1 इंटू 1 ही रहेगा, -8. x। 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2 इक्वल टू टोटल चार्ज अपने पास क्या है, 0। तो x अपने पास कितना जाएगा, +7। मतलब Mn भी अपने पास क्या है, +7 चार्ज है इस कंपाउंड में, या ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +7 है। तो अपने को Mn से Mn+7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है पहले। तो पहले Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर 25। हाँ, क्रोमियम के बाद Mn आता है, तो क्रोमियम का 24 होता है, इसका 25 होता है। तो यहाँ पे अगर लिखोगे तो भाई अपने पास 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 4s2 है, 3d5 है। तो जब तुमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो ना, तो ज्यादा आसान होता है कि तुम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो ना, इसको तुम सब सेल के हिसाब, सॉरी सेल के हिसाब से लिखो। मतलब पहले फर्स्ट सेल, फिर सेकंड सेल के सब सेल, फिर थर्ड सेल के सब सेल। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपन देखो ऐसा लिखेंगे इसको, मतलब जैसे मैं कल भी बता रहा था इसको, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6, ये सेकंड सेल हो गया अपने पास, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2s और 2p सब सेल में। अब थर्ड सेल के लिख लो कि यहाँ पे 3s सब सेल है, 3p सब सेल है, और 3d सब सेल है। तो ये अपने पास क्या हो गया कि अपने पास थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो इलेक्ट्रॉन्स थर्ड सेल में प्रेजेंट है, तो उसके जो भी सब सेल है 3s, 3p, 3d उसमें प्रेजेंट है। और यहाँ पे अपने पास क्या है, 4s आ जाएगा फोर्थ सेल से, बाकी इसमें 4p भी रहेगा, 4d भी रहेगा, 4f भी रहेगा, उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अपन ने बोला, तो इस हिसाब से लिखने से याद हो जाएगा अपने पास कि सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, सबसे लास्ट वाले सेल से, जिसमें n की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। तो टोटल अपने को क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये 2 तो चले ही जाएंगे फोर्थ सेल में, जो s के 2 इलेक्ट्रॉन है, साथ के साथ अपने पास d के भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और d के भी 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तभी टोटल अपने पास क्या होंगे, 7 होंगे। तो s के 2 और 3d के अपने पास 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आती है, तुमसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि अपन जनरली बोलते हैं कि वैलेंस सेल जो होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर बात करोगे ना, तो अपन सिर्फ वैलेंस सेल से ही इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। वैलेंस सेल मतलब जिसके लिए एन की वैल्यू सबसे ज्यादा है गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वहीं से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के जब एलिमेंट्स की अपन बात करते हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अपन डी से, और अपन डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, n-1d और ns,
मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रहेगा वो तो अपन देख लेंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने पास जब भी अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अपन n-1 डी से भी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं और ns से भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। पहले ns से निकलेगा क्योंकि ये वैलेंस सेल है, उसके बाद n-1 डी से निकलेगा। तो दोनों से क्यों निकाल रहे हैं, ns से निकाल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है क्योंकि अपन जनरल बात कर रहे हैं कि अपने पास लास्ट सेल जो रहेगा उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब भी अपने को कैटायन बनाना होगा, तो ठीक है। लेकिन डी में अपन इससे भी निकाल दे रहे हैं n-1 डी से। तो रीजन अपने पास किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे नहीं निकलेगा ये डिपेंड करता है कि अपने पास जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना अट्रैक्शन है। तो अपन नॉर्मल सिचुएशन में अगर अपन बात करें, वैसे तुम अगर एनर्जी देते रहोगे तो हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास क्या हो जाए, वहां से निकल जाए। लेकिन एटम की भी अपनी कुछ टेंडेंसी होती है कंपाउंड बनाने के लिए, वो कुछ सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही जा सकता है, तो उसके बेसिस पे अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक में अपने पास इन दोनों सबसेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है क्योंकि इन दोनों सबसेल का एनर्जी क्या होता है, कंपेरेबल होता है। मतलब n-1 डी और ns, इन दोनों की एनर्जी में अगर देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है अपने पास। n+l रूल के हिसाब से अपन निकालेंगे तो अपने पास इसका ज्यादा आता है और इसका कम आता है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो ज्यादा नहीं रहेगा। तो अगर ns से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो n-1 डी से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो ये है अपने पास। तो अगर तुमसे पूछे कि अपन n-1 डी से भी क्यों इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ns से तो निकाल रहे हैं क्योंकि अपने पास लास्ट सेल है। तो n-1 डी के अपन ये रीजन देंगे कि उसकी एनर्जी जो है ns के कंपेरेबल है, लगभग उसी के बराबर है, तो इसलिए वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसका रीजन अपने पास ये रहेगा कि n-1 डी सबसेल और ns सबसेल का एनर्जी क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कंपेरेबल होता है, इसलिए पहले ns से निकलता है क्योंकि वो सबसे लास्ट वाले सेल में है, और फिर इनर वाले सेल में जो n-1 डी है वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। यस हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी अपने पास डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन बात करते हैं कि पहली बात तो अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या बोलते हैं कि उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 डी। डी में अपने पास 1 to 10 कुछ हो सकता है और ns यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये होता है। यस सर। हाँ, तो जब भी अपने को यहाँ से केटाइन बनाना है डी ब्लॉक के एलिमेंट से, तो अपन बोल रहे हैं कि अपने पास इस से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही क्योंकि ये तो अपने पास क्या लास्ट वाले सेल में है। जनरल अपन बोलते भी है कि वैलेंस सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ns से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उसके साथ साथ जो इनर वाला सेल है दैट इज n-1 सेल, उसके डी सबसेल से भी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं अपन। मतलब वैलेंस सेल के s से निकलेगा और इनर सेल के n-1 डी से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि इसका निकल रहा है तो अपने को समझ में आता है कि सबसे बाहर है, तो इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास सबसे पहले निकाला जाएगा। n-1 डी का क्यों निकल रहा है, उसका इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो ns और n-1 डी जो है इन दोनों का एनर्जी क्या है, लगभग कंपेरेबल है कि ns का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उसी के जितना उससे हल्का सा ज्यादा अपने को n-1 डी के लिए देना पड़ेगा। मतलब कंपेरेबल एनर्जी, इसलिए ns का भी निकलेगा और n-1 डी का भी निकलेगा। समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू हाँ। सर। तो यहाँ पे अपन यही बोल रहे हैं कि अपने को 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले अपने पास ns से निकलेंगे। ns मतलब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर बाकी 5 इलेक्ट्रॉन अपने पास किससे निकलेंगे, 3d से निकलेंगे। तो d के भी 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अपने पास बन जाएगा क्या, Mn+7। तो Mn+7 मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d अपने पास हो जाएगा 0, 4s पे अपने पास हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जितने भी सबसेल अपने पास बचे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, सब अपने पास क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो सब में अपने पास क्या रहेंगे 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगा ये? तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अपने पास 0। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है मतलब ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास आ जाएगा क्या, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होना भी इसी बात का सिग्निफिकेंस है कि मैग्नेटिक मोमेंट 0 है मतलब वहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब जो जिस स्पीसीज की अपन बात कर रहे हैं वो अपने पास क्या है, डायामैग्नेटिक है। और स्पिन भी अपने पास क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है क्या ये? यस सर। चलो, तो अपने पास इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसे अपन ने सबसे पहले किया कॉपर के लिए। तो कोई एलिमेंट दे देगा तुमको,
उस एलिमेंट में तुमसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है। यहाँ पे अपने पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब ये अपने पास क्या नेचर पे अपन लिख देते हैं पैरामैग्नेटिक। सर ये 3D0 4S0 सर ये सब ऐसे मतलब दिखाने की जरूरत होती है कि यहाँ मतलब ये ना भी लिखें तो भी चल जाएगा? अगर तुम डायरेक्ट निकाल पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। सर +7 तो निकाल ही लेंगे ना, वही जैसे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं वैसे। हाँ वही तो बोला हूँ, डायरेक्ट निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर। हाँ तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पास यहाँ एक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन में मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मतलब उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगी, दैट इज पैरामैग्नेटिक है कॉपर। उसके बाद अपन ने एक Fe+2 भी तो किया था। अच्छा नीचे Fe+2 में भी देखोगे तो अपने पास क्या है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो पता ही है कि आयरन अपने पास जो होता है उसमें मैग्नेटिक नेचर होता है, तो ये भी अपने पास क्या है पैरामैग्नेटिक Fe+2 आयन। और यहाँ पर अगर देखोगे तो Mn+7 आयन में अपने पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी तुमसे पूछा जा सकता है, वो भी बता दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने टेबल बनाया था उसके बेसिस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, ये तुमको कॉमनली दिख भी जाएगा एग्जाम सब में, इसी एग्जाम में दिख जाए शायद। हाँ तो इसमें अपने पास देखो ऐसा कुछ है कि अ ट्रांजिशन मेटल आयन of 3D series element कि 3D सीरीज एलिमेंट का अपने पास एक मेटल आयन है X3 मतलब X+3 हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू √35 बोर मैग्नेटॉन। देन फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ X। तो जो X एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर अपने पास क्या रहेगा, अपने पास के एक 25 हो गया, एक 26 हो गया, एक 27 हो गया, एक 28 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे अपने पास तो देखो क्या है कि 3D सीरीज का मेटल एटम है, उसका अपने पास +3 वाले आयन की बात हो रही है, जिसका अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना है √35। तो √35 मतलब अपने पास √36 के आसपास है, √36 अपने पास होता है 6, तो अपने पास ये कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 5। तो अपने को ये चीज पता चला कि अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है 5 है। तो ये यूज था अपने पास जो अपने टेबल बनाया था कि कहीं पे अगर मैग्नेटिक मोमेंट दिया है तो वहां से अपन डायरेक्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज के हिसाब से। तो अपने पास आ गए 5। तो तुमको n के वो मतलब जो ये वैल्यू गिवन है √35, इसको तुमको n × n+2 के इक्विवेलेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब अपने पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इतना आ गया। अब यहाँ पे अपने को ऑप्शन दे रखा है 25 मतलब Mn, 26 मतलब आयरन, 27 मतलब कोबाल्ट, 28 मतलब निकल। तो इन तुमको यही चेक करना पड़ेगा कि इनका अगर अपने पास +3 वाला आयन अपन ले लें, क्योंकि +3 वाले आयन के लिए बात कर रहा है ना ये, तो Mn का +3 ले लें दैट इज Mn+3, Fe का +3 ले लें दैट इज Fe+3, कोबाल्ट का +3 ले लें दैट इज CO+3 और Ni का +3 ले लें दैट इज Ni+3। तो किस में अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे 5 रहेंगे। तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के तुमको चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे देखना है तुमको, आंसर ये वाला रहेगा। तो मैं इसी को चेक करके बता देता हूँ कि अपने पास Fe+3 की अपने को बात करनी है। तो Fe+3 की अपने को बात करनी, तो पहले अपन क्या करेंगे Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैं पहले 3d को लिख देता हूँ, बाद में 4s को लिखूंगा, क्योंकि 4s में अपने पास 2 आएंगे और 3d में अपने पास कितने आ जाएंगे 6। तो मैंने सेल के हिसाब से लिख दिया, पहले फर्स्ट सेल का सब सेल, फिर सेकंड सेल के सब सेल, फिर थर्ड सेल के सब सेल, फिर फोर्थ सेल का। अब अपने को बनाना है क्या यहाँ से Fe+3। तो Fe+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले अपने पास 4s में से निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे 2 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास निकल के कहाँ से 4s से, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास निकलेगा किससे 3d से, तो अपने पास बचेगा क्या 3d 5। हाँ सर बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते सर, वैसे तो हो गया सर, वो तो आ रहा है। बिना ऑप्शन के भी हो जा रहा है सर, वो हो 5 जाएगा। और तुम 7 आ जा रहा है। अगर सोच पाओगे तो हो जाएगा उसमें, बस ऐसे सोचना आसान हो जाएगा कि तुमको दिख जाएगा कि इन्हीं 4 एलिमेंट के लिए चेक करना है।
तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी, तुमको डायरेक्ट दिखेगा कि आयरन +3 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ लोगों को तो ऐसे तक याद हो जाता है, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इन दो तुमको Yes, डायरेक्ट sir. निकाल सकते हैं वो लोग, तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास 3D में 5 हो गए, तो यहाँ पे अपने पास 1s भी फुल्ली फिल्ड है, 2s भी फुल्ली फिल्ड है, 2p भी फुल्ली फिल्ड है, 3s फुल्ली फिल्ड है, 3p फुल्ली फिल्ड है। अपने पास 3D जो है ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मतलब हर ऑर्बिटल में अपने पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हर ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है मतलब एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से अपने पास क्या रहा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 ही आ रहा है, वही अपने को चाहिए था। तो x अपने पास क्या हो गया, आयरन हो गया। आयरन मतलब एटॉमिक नंबर उसका क्या हो गया, 26। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. चलो तो वापस अपन आ जाते हैं उसी पे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो अपन इसको डिफाइन किया था कि अपने पास वेव इक्वेशन क्या होती है, d2 साइन अपॉन dx स्क्वायर। याद हुआ कि नहीं अभी तक? d2 साइन अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 साइन अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ जो 3 डायमेंशनल मोशन है उसको रिप्रेजेंट करता है इन वेव फॉर्म, वेव की फॉर्म में। ठीक है, अपन यहाँ पे एक और चीज लिखा था कि जो साइन अपने पास होता है, ये अपने पास वेव फंक्शन होता है। जैसे कोई बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, वैसे अपने पास फंक्शन है जिसको अपन नाम दे रहे क्या, वेव फंक्शन। ठीक है, अब अपने को थोड़ा सा इसी वेव फंक्शन के बारे में ही बात करना है। मतलब कुछ इसके फीचर्स वगैरह तुमको याद रखने हैं। तो कुछ पॉइंट्स बना के अपन लिखते चलते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, तुम उसको देखते चलना। तो पहला पॉइंट लिखो इसमें, इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, इससे रिलेटेड ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, बस उतना ही अपने को डिस्कशन करना है। तो लिखना कि व्हेन वी सोल्व this equation, it is observed that for some region of space, value of psi is positive, and for other it is negative। मतलब कहने का मतलब है कि साई की वैल्यू अपने पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सर कि कहीं पे साई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कहीं पे साई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कुछ पार्ट में। हाँ बोलो सर, जो आपने इसका सर एक शॉर्ट फॉर्म नहीं बताया था इक्वेशन का, जो डेल्टा की तरह एक सिमिलर साइन बताया था सर, वो साइन को क्या कहते हैं? हैमिल्टोनियन। ऑपरेटर। अच्छा, हैमिल्टोनियन, हाँ जो ही बोल, दोनों सर, रिलेटेड नाम है। कहते हाँ दोनों कहते सर हैं ये वो। सेम ही नाम है ना सर, कि मतलब लाप्लास कुछ और है क्या? नहीं वही है, पूरा नाम ऐसा कुछ है, मेरे को बहुत दिन हो गए, ध्यान नहीं है, एक बार कंफर्म करके बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये है अपने पास कि साइन की वैल्यू अपने पास क्या होता है, कहीं पे पॉजिटिव होती है, कहीं पे नेगेटिव होती है। सिंपली कहने का मतलब ये। तो स्पेस की अपन बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने पास पूरा 3 डायमेंशनल फंक्शन है, मतलब पूरा 3D में अपन इसको डिफाइन कर रहे हैं। देख भी सकते हो एक्स वाई जेड तीनों से रिलेटेड है। अगर तीनों एक्सिस को अपन शामिल कर रहे हैं मतलब अपन एक 3D, मतलब कोई भी जिसकी बात करें वो 3 डायमेंशनल है, सिंपली ये है। तो कुछ रीजन में अपने पास इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ में अपने पास इसकी नेगेटिव वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट अगर अपन इसमें लिखें तो अपन ऐसा कुछ लिखेंगे कि वेव फंक्शन या ऑर्बिटल वेव फंक्शन साइन हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बट साइन स्क्वायर के अगर अपन वेव फंक्शन का क्या करते, स्क्वायर करते, साइन स्क्वायर इज फिजिकल सिग्निफिकेंस।
जो साइन अपने पास इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो उसका अपने पास कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो कि अपने को क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन। बताता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर रीजन में। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लेना कि साइन स्क्वायर, यही लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको मैं समझाऊंगा क्या मतलब है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा देखो, अपन जो डेंसिटी डिफाइन करते हैं उसका अपन नॉर्मली बोलते हैं मास डेंसिटी। मास डेंसिटी अपने पास क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा आ रहा है मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा मास, उसका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर डेंसिटी कम आ रहा तो मतलब उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास रिलेटिवली कम है, तो ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं मास बाय वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी अपन ने डिफाइन किया था जो अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह पढ़ रहे थे, कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अपने पास चार्ज डेंसिटी, चार्ज किस तरीके से फैला हुआ है। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा आता है मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज है, अगर चार्ज डेंसिटी अपने पास कम आता है तो मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अपने पास जिसकी अपन बात करें वहां पे चार्ज कम है। तो ये चार्ज डेंसिटी हो गया। ऐसे अपने पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की अपन बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसको अपन ऑर्बिटल बोलते हैं, तो उस रीजन में अपने पास जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कर दो, उस रीजन की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो एक तरीके से अपन साइन स्क्वायर को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक तरह से डेंसिटी की तरह डिफाइन किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब जिस रीजन में अपन बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये अपने पास बना दिया अपन ने क्या, प्रोबेबिलिटी तो वॉल्यूम डेंसिटी, किसकी? जिस रीजन में अपन बात करना चाह रहे हैं उसकी। तो इलेक्ट्रॉन है तो अपने को एक ओके सर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वॉल्यूम, मतलब बेसिकली अपने पास ऑर्बिटल का वॉल्यूम तुम बोल सकते हो, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मिलने की डेंसिटी ज्यादा है। समझ में आ गया ओके ये? सर। तो ये अपने पास साइन स्क्वायर को अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जिस रीजन की अपन बात कर रहे हैं उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जैसे अपन मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं, चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, वैसे अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एटम का वॉल्यूम होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अपन उसको बोलेंगे। क्या चीज? वॉल्यूम सर एटम का रखेंगे। अरे एटम का क्यों रखें, जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात, इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रहा ना, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रहेगा, उस ऑर्बिटल की वॉल्यूम बोल सकते हो। ऑर्बिटल की वॉल्यूम बोलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल के अंदर होता है। और पहले सेल का ऑर्बिटल है तो वहां पे क्या रहेगा, साइज उसकी कम रहेगी, वॉल्यूम उसकी ज्यादा रहेगी। सॉरी, वॉल्यूम उसकी कम रहेगी। सेकंड सेल का ऑर्बिटल है तो वहां पे अपने पास क्या रहेगी, वॉल्यूम रिलेटिवली फर्स्ट वाले से ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा क्या? तो पूरा एटम नहीं बोल सकते लेकिन ऑर्बिटल बोलेंगे ना अपन। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता किसमें, ऑर्बिटल में होता है। और क्लियर सर है? वॉल्यूम तो वेव इक्वेशन से ही मिलेगा ना जब सब उसका सॉल्व करेंगे। देखो वॉल्यूम भी अपन निकालेंगे, अभी अपन जब ग्राफ बनाएंगे ना वहां पे मैं बताऊंगा जो। अच्छा मैं तुमको अभी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है कि अपने पास जो बोर्ड ने बोला था ना, जैसे अपने पास बोर्ड ने बोला था कि वो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा था। तो बोर्ड ने बोला कि जैसे अपने पास हाइड्रोजन का पहले सेल का रेडियस, जिसको अपन बोलते हैं बोर रेडियस ए नॉट, की 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो इसको समझना, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एन भी 1 हो गया अपने पास और जेड भी अपने पास क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर रेडियस निकालोगे तो अपने पास आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो बेसिकली बोहर का कहना ये था कि अपने पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि उसने पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह मान रहा था। लेकिन वेव मैकेनिकल मॉडल में भी जब ग्राफ वगैरह प्लॉट किए गए ना, तो जो वैल्यूज अपने पास बोर मॉडल से आ रही थी ना रेडियस की, तो वहां पे जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करें
तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में ही होता है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए है ना इस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो वो अगर वेव की तरह कंसीडर करता है इलेक्ट्रॉन को, तो शायद वो भी ये सब चीजें बता पाता, क्योंकि उसने पार्टिकल माना, तो जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन को वहीं देख पा रहा था, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन वहीं प्रेजेंट है, उसने पार्टिकल मान लिया कि वहीं पे प्रेजेंट है वो। तो वेव मैकेनिकल मॉडल में तो बोर मॉडल वैसे कोई गलत नहीं था, बस उसने गलती ये की कि उसने वेव नेचर कंसीडर ही नहीं किया, और फिर उसने सबसेल ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं देखा, क्योंकि उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बात किया था, उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को कंसीडर नहीं किया। तो 2-3 उसने चीजें मतलब मिस कर दी थी, उसकी वजह से वो पूरे रिजल्ट नहीं निकाल पाया। तो बोहर मॉडल से जो रेडियस की वैल्यू आती ना, मतलब उस वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो जहां पे मैक्सिमम थी वहीं पे वो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहा था, बोहर ने ये किया था एज अ पार्टिकल। ये चीज समझ में आई क्या? अरे समझ में आया? यस सर। हाँ तो ये था अपने पास। तो वॉल्यूम भी तुम ऐसे निकालोगे कि जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां तक की रेडियस मेजर कर लो और उसके हिसाब से निकाल लो तुम वॉल्यूम उस रीजन की, जैसा भी सही पा रहा उसके हिसाब से। तो उतना डीप में अपन जाएंगे नहीं, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि जिस रीजन में तुम देखना चाह रहे हो तो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उस रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उस पर्टिकुलर रीजन में अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगा, दैट इज साई स्क्वायर। तो ये है अपने पास। इसमें अगला पॉइंट अगर अपन लिखें, अच्छा अगला पॉइंट तो क्या लिखे, इतना ही लिखना था, 2 फिलहाल तो, फिर आगे अपन बात करेंगे। अच्छा तो एक और चीज अपने पास कि जैसे अपने वेव इक्वेशन लिख रखी थी कि d2 साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 साइन अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 साइन अपॉन dz स्क्वायर, तो ये अपन इसको रिप्रेजेंट किया किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में xyz में, ठीक है। तो साइन को अपन क्या करते हैं, xyz में अगर रिप्रेजेंट करें, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करें, अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा ना तुमने फिजिक्स में कि xyz वाला कोऑर्डिनेट r थीटा फाई, हाँ। तो ये अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ, इसको अपन नाम देते हैं कि अपन ने 3 एक्सिस लिया, एक के लॉन्ग x माना, एक के लॉन्ग y माना, एक के लॉन्ग अपने को z माना। तो अगर उसमें अपने को रिप्रेजेंट करना होता है तो इक्वेशन को अपन वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर लेकिन आवाज जब क्लियर अपन नहीं है सर। बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, बहुत क्लियर है। मेरे को तो क्लियर है सर, मुझे और को नहीं पता, मेरे को क्लियर। नेट प्रॉब्लम होगा यार तुम्हारा। हाँ तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेव को, लेकिन जब अपने को इसको सोल्व करना होता है तो रिलेटिवली इसको सोल्व करना अपने पास जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें ज्यादा आसान होता है। तो इसको अपन जब भी सोल्व करते हैं तो अपन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व करते हैं, r थीटा फाई। तो इसमें अपन किस तरीके से एज्यूम करते हैं उस तरीके से मैंने दिखाया था तुमको, एक्सिस वगैरह भी कैसे सेलेक्ट करना है, वेव इक्वेशन कैसे आएगी। स्टार्टिंग में अपन जब पहले दिन पढ़ रहे थे तब अपन ने देखा था, तो अभी तो अपन उसमें नहीं जाएंगे। तो ये है अपने पास। तो जब भी वेव इक्वेशन को सोल्व किया जाता है तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व किया जाता है, r थीटा फाई ऐसे अपन वहां पे लेते हैं, ठीक है। रेडियस हो गया r और थीटा फाई अपने पास एक्सिस से क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे। तो मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि अपने पास जो ये है वेव फंक्शन साइन r थीटा फाई, इसको अपन 2 फंक्शन के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक फंक्शन अपने पास जो सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज साइन r, एक फंक्शन जो अपने पास एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज थीटा फाई। ये कहने का मतलब ऐसे है कि जैसे तुम मैथ में पढ़ते हो कि अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, मतलब जो फंक्शन है अपने पास f, ये x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है। जैसे इस तरीके से कुछ हो गया x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, कुछ भी हो सकता है, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास पॉसिबिलिटी है कि अपने पास जो ये एफ एक्स कॉमा वाई है, इसको मैं ऐसे लिख सकूं, मतलब कभी तो ऐसा हो सकता है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई की फॉर्म में हो। जैसे अगर मैं इसको मान लूं एफ एक्स और मैं इसको मान लूं एफ वाई, क्योंकि ये वाला पार्ट सिर्फ एक्स डिपेंडेंट है, ये वाला पार्ट अपने पास वाई डिपेंडेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, अगर इसको मैं एफ एक्स वाई लिख रहा हूँ तो मैं अपने पास जो ये 2 वेरिएबल का फंक्शन था, तो कभी तो अपने पास ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन ऐसा है जो अपने पास एफ एक्स इंटू एफ वाई हो। तो सेम चीज अपने पास यहाँ पे है कि जो वेव इक्वेशन होती है अपने पास r थीटा फाई तीनों के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन तुम उसको ऐसे 2 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हो, एक पार्ट या एक फंक्शन जो सिर्फ r के ऊपर डिपेंड करेगा, एक फंक्शन जो अपने पास
एंगल्स थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने पास ओवरऑल इक्वेशन रहेगी। ये चीज तुमको समझ में आई क्या? यस सर। अरे हाँ, तो जो अपने पास वेव इक्वेशन होती है वो 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है, आर थीटा फाई। लेकिन उसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि एक पार्ट रहेगा जो आर के ऊपर डिपेंड करेगा रेडियस के ऊपर, एक पार्ट रहेगा जो थीटा फाई के ऊपर डिपेंड करेगा दैट इज एंगल्स के ऊपर, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने को ओवरऑल इक्वेशन दे देगा। ठीक है, तो जो पार्ट अपने पास सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको अपन बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। और जो पार्ट अपने पास थीटा फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसको अपन बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। तो मतलब अपने पास जो वेव इक्वेशन होती है या वेव फंक्शन जो होता है साइन, वो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर मतलब एंगल से रिलेटेड है तो एंगल्स के ऊपर डिपेंड करेगा दैट इज थीटा फाई। तो जब भी वेव इक्वेशन को सोल्व करना होता है तो वेव इक्वेशन से अपन जो वेव फंक्शन निकालते हैं उस वेव फंक्शन को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, अभी अपने पास सिलेबस में नहीं है कैसे सोल्व किया जाता है, तो अभी तो अपने को जितना अपने लिए यूजफुल है उतना अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास। अब जो ये है इसमें ये लिख लो कि आर थीटा, आर क्या अपने पास रेडियस ऑफ या डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। और थीटा फाई अपने पास क्या है, डायरेक्शंस या एंगल्स, एंगल्स या डायरेक्शंस एट which electron is present। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पे अपन बात क्या करने वाले, अपन अभी थोड़ी देर पहले नोडल प्लेन या नोड के बारे में बात की थी, तो उससे रिलेटेड मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि नोडल प्लेन या नोड को तुम साइंस से रिलेट करो या साइंस स्क्वायर से रिलेट करो तो किस तरीके से अपन उनको रिलेट करेंगे। क्योंकि अपन ने बोला था कि नोड अपने पास क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो अपने पास बेसिकली क्या रहेगा कि अपन बोल रहे थे, मैं हेडिंग डाल देता हूँ पहले कि नोड, पापा इसी की बात करेंगे अपन, एंड नोडल प्लेन। तो नोड या नोडल प्लेन की अपन बात करें तो अपन बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0। नोड के लिए अपन ये बोल रहे थे, या नोडल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब साइन स्क्वायर अपने पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर से तो अपन क्या बताएंगे, प्रोबेबिलिटी बताएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अच्छा, साइन स्क्वायर अगर 0 है मतलब अपने पास साइन तो 0 रहेगा ही। ये समझ में आएगा तुमको कि जब भी अपन नोडल प्लेन की बात करेंगे, अपन नोड की बात करेंगे तो वहां पे साइन स्क्वायर 0 रहेगा या फिर अपने पास साइन 0 रहेगा, मतलब दोनों 0 रहेंगे। ये चीज क्लियर है क्या? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, साइन से रिलेट कर देता हो कि अपने पास एक नोड है तो वहाँ पे क्या रहेगा, साइन स्क्वायर 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि नोड मतलब चाहे नोडल प्लेन हो चाहे नोडल रीजन हो, मैंने वहाँ पे बताया थोड़ा सा कि रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड या नोडल रीजन क्या होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब जो डेंसिटी फंक्शन था वो साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा, साइन अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ने वहां पे नोड को दो तरीके से, वहां तो एक ही अपन ने डिस्कस किया था नोडल प्लेन, लेकिन अपन नोड को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला उसमें अपने पास आता है क्या, रेडियल नोड, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड बेसिकली एक ऐसे स्पेरिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है किसी आर डिस्टेंस पे जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि रेडियल नोड, a radial node is the spherical region
is the spherical region around nucleus at a particular distance, at a particular radius या distance in which probability of finding electron is 0। अच्छा, तुमने ये मैथ में लोकस पढ़ा है क्या? किसी अभी पॉइंट का नहीं लोकस सर, फाइंड पढ़े करना। हैं। क्या? अभी सर पढ़ाया नहीं गया लेकिन पढ़े हैं। अच्छा, पढ़े हैं तो थोड़ा सा बता रहता हूँ। देखो कि जैसे अपने पास 2D में बात करें अपन, तो अपन दो एक्सिस लेंगे। एक मान लो कि x है, एक अपने पास y है। तो एक्स वाई प्लेन अपन ने कंसीडर किया है, मतलब एक तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है, तो 2 डायमेंशनल प्लेन की अपन बात कर रहे हैं। तो अगर किसी में r डिस्टेंस पे यहाँ पे देखूं, तो r डिस्टेंस पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकस का मतलब है कि इस पॉइंट को तुम इस पर्टिकुलर r मतलब इस पे घुमा के देखो पूरा ऐसा, तो ये अपने पास क्या होगा, एक सर्कल बनाएगा। कि ये जो अपने पास पॉइंट था, तो इस पॉइंट को तुम पूरा 360 से घुमा दो, तो जो भी शेप बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, जो भी पैटर्न आ रहा है वो लोकस है। तो सर्कल बेसिकली अपने पास क्या होता है, एक पॉइंट का लोकस होता है किसी पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, 3D में बात करें, 2D में अपन बात नहीं कर रहे। तो 2D में अपन बात करते हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। लेकिन 3D में बात करोगे तो सोच के देखो, इसको 3 डायमेंशनल अगर कर दोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। अपने पास क्या होगा कि एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे अपने पास अगर देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन को अपन मान रहे हैं कि 3 डायमेंशनल क्लाउड बनाता है, वो 3D में मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, 3 डायमेंशनल मोशन है उसका। तो एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे अपने पास एक स्फीयर जो बनेगा, मतलब जो उस पॉइंट का लोकस रहेगा r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, तो एक स्फेरिकल रीजन को कवर करेगा। और उस स्फेरिकल रीजन में या उस स्फीयर की सरफेस पे तुमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो रेडियल नोड मतलब एक r डिस्टेंस पे जो लोकस आ रहा है स्फीयर, मतलब वो पूरा r रेडियस का जो स्फीयर रहेगा, उस स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, इसलिए अपन उसको नाम दे रहे हैं रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड। इसको अपन डायग्राम देखेंगे। एक बार ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में तुमको वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में नोड भी थे, वहां पे मैंने बोल दिया था कि अब इस पे ध्यान मत दो, वो अपने पास बाद में आएगा। तो ये भी यहाँ पे दिखाऊंगा मैं वीडियो दोबारा से किस तरीके से अपने पास आएगा। तो ऑर्बिटल्स में अपने पास क्या होता है कि अगर तुम न्यूक्लियस से चलना स्टार्ट करोगे, तो किसी पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है पूरे स्फेरिकल रीजन में। तो उस स्फेरिकल रीजन को अपन क्या बोलते हैं, रेडियल नोड, तो या फिर स्फेरिकल नोड। तो ये है अपने पास। तो यहाँ पे ऐसा होता है क्यों, अपन रेडियस के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पे होता है कि अपने पास जो रेडियल पार्ट है ना, साइन r, मतलब किसी पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे जो रेडियल पार्ट है वो 0 हो जाता है। तो इस इक्वेशन अपने देखो कि अपने पास अगर ये रेडियल पार्ट ही 0 हो जाए, भले एंगुलर पार्ट 0 नहीं है वहां पे, लेकिन रेडियल पार्ट अगर 0, तो पूरा इक्वेशन अपने पास 0 हो जाएगी, वह फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अगर तुमको 0 बनाना है, वह फंक्शन को, क्योंकि अपने पास नोड अपन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, इसको थोड़ा सा उल्टा सोचो कि अगर अपने पास क्या हो जाए, साइन 0 हो जाए, साइन r थीटा फाई, अगर ये अपने पास 0 हो जाए तो साइन स्क्वायर भी 0 हो जाएगा अपने पास। तो और साइन स्क्वायर 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी अपने पास कुछ रही नहीं, मतलब वहां पे क्या आ जाएगा, एक नोड आ जाएगा। अपन ऊपर भी बात कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, नोड मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो साइन स्क्वायर अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब अपने पास साइन 0 होता है तो साइन स्क्वायर 0 होता है। साइन अपने पास कैसे 0 होगा, साइन 0 अपने पास ऐसे हो सकता है कि या तो ये फंक्शन 0 हो जाए या ये फंक्शन 0 हो जाए। ये फंक्शन रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे जाके 0 हो सकता है, तो जहां पे वो 0 होगा पूरा वेव फंक्शन अपने पास 0 हो जाएगा, पूरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो अपने पास कुछ ऑर्बिटल्स के लिए ऐसा आएगा कि पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे जो है, ये जो अपने पास साइन आ रहे हैं रेडियल पार्ट, इसकी वैल्यू अपने पास 0 हो जाएगी, उसकी वजह से अपने पास
वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। वेव फंक्शन 0 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर भी अपने पास 0 हो जाएगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और अपन ने अभी देखा कि जो r डिस्टेंस पे पॉइंट रहेगा उसका अगर लोकस देखोगे तो एक स्फीयर बनाता है, मतलब एक स्फीयर की सरफेस पे तुमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, तो उसको अपन स्फेरिकल नोड बोलेंगे, या रेडियस से अपन रिलेट कर रहे हैं इसलिए अपन उसको रेडियल नोड बोलेंगे। ये चीज क्लियर हुई क्या? सर ये सब शेल्स के बीच में होता है क्या? हाँ अभी देखेंगे इसको अपन। देखो ऐसा रहेगा, मैं एक एग्जांपल तो बता ही देता हूँ कि जैसे अपन 2s की बात करें, अभी अपन कैलकुलेशन देखेंगे, बस अभी अपन समझने के लिए ले रहे हैं। तो 2s में एक रेडियल नोड होता है, तो 2s में अगर तुम देखोगे ना तो ऐसा अपने पास न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर तुमको बहुत दिखेगा इस तरीके से। फिर जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और फिर एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे अपने पास इसमें एक रेडियल नोड होता है, तो एक ही जगह अपने पास ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे जाके तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिलेगा तुमको, तो एक पर्टिकुलर रीजन आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिलेगा। तो उस r डिस्टेंस के बाद अगर देखोगे तो वापस तुमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलना शुरू हो जाएगा। तो बीच में अपने पास एक रीजन आया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 थी। सर तो हाँ, सर ये रीजन क्यों डेवलप होता है, एक बार बता सकते हैं? रीजन क्यों डेवलप होता है तो ये तो अपने पास वही बोलेंगे यहाँ पे, तो कि अपने पास इलेक्ट्रॉन ये वेव है, तो जैसे मैंने एक बार पहले ही बोला था कि वेव तो अपने पास कहीं पे प्रेजेंट होती है कहीं पे नहीं होती है, तो वैसा ही कुछ बोलोगे। तो ये अपने पास जो रेड कलर से मैंने दिखाया ये अपने पास एक क्या है? रेडियल नोड है। सर ये s ऑर्बिटल का ही है क्या पूरा? 2s ऑर्बिटल का आएगा, तो ये रहेगा तो वहां पे 2 रीजन आएंगे ऐसे, तो बात करेंगे इसकी। और इसमें बार भी हल्का हल्का ऐसे मैंने पहले ही बताया था एक दिन कि प्रोबेबिलिटी अपने पास -इनफिनिटी से +इनफिनिटी तक मिलती है, थ्योरेटिकली अपन बात करें तो ऐसे कुछ रहेगा। तो ये 2s ऑर्बिटल अपने पास है, तो इसमें एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे जाके जो मैंने रेड कलर का स्पेस टाइप से दिखाया है, मतलब उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो अपने पास एक क्या हो गया? रेडियल नोड हो गया। तो मतलब यही होगा अपने पास कि जैसे एक रेडियल नोड है तो तुमने न्यूक्लियस से निकलना स्टार्ट किया, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ s के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, फिर कम होती जाएगी कम होती जाएगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे जाके वो 0 हो जाएगी। मतलब इस रीजन में अपने पास क्या है? साइन r 0 है। साइन r 0 है इसलिए अपने पास पूरा रेडियल फंक्शन 0 हो जाएगा, सॉरी रेडियल फंक्शन 0 होगा इसलिए पूरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। वेव फंक्शन 0 हो गया तो अपने पास साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गई अभी? अरे क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो ये है अपने पास। अगर नहीं समझ में आया तो याद रखना पड़ेगा कि रेडियल नोड मतलब जहाँ पे रेडियल फंक्शन 0 हो जाता है। वैसे समझने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर r पे जाके, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि अपन पूरा इसका सॉल्यूशन तो कर नहीं रहे। तो एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे जाके अपने पास ये अपने पास साइन r 0 हो जाता है, इसकी वजह से अपने पास पूरा वेव फंक्शन 0 हो जाता है। पूरा वेव फंक्शन 0 हो गया मतलब अपने पास पूरा साइन स्क्वायर 0 हो गया। साइन स्क्वायर 0 मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, मतलब एक तरीके से क्या बन गया? नोड बन गया। क्लियर है क्या अभी? अबे हाँ ना बोलोगे तुम? चलो बहुत बढ़िया। तो अपने पास ये रहेगा कि रेडियल नोड मतलब एक r डिस्टेंस पे अपने पास जो है साइन r 0 है, उसकी वजह से साइन 0 है, उसकी वजह से साइन स्क्वायर 0 है। साइन स्क्वायर 0 है मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसलिए अपने पास वहां पे एक स्फेरिकल सरफेस जनरेट होगी जिसके ऊपर अपने पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। तो ये है अपने पास। इसी तरीके से अपने पास जब एंगुलर नोड की अपन बात कर रहे थे तो वहां पे अपन एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी अपन आ जाते हैं, उसको भी अपन डिफाइन करते हैं थोड़ा। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन। नोडल प्लेन तो एंगुलर नोड मतलब अपने पास जो एंगुलर फंक्शन था ना थीटा फाई में वो 0 हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर थीटा और फाई की वैल्यू पे, तो किसी पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा फाई की पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो थीटा फाई के पर्टिकुलर वैल्यूज पे अपने पास क्या होगा? जो एंगुलर पार्ट था दैट इज साइन थीटा फाई,
ये अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा फाई 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, पूरा साइन जो वेव फंक्शन था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन का 0 था, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो पूरा फंक्शन अपने पास 0 हो जाएगा। अगर साइन 0 हो गया तो अपने पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो थीटा फाई अपने पास एंगल है, तो एंगल्स की इनकी कुछ वैल्यू रहेगी, जैसे मान लो कि थीटा 0 हो गया, फाई 90 हो गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास एक प्लेन डेवलप होगा। जैसे अपन ने बोला था कि एक आर रेडियस का जो लोकस है अपने पास स्पेयर आ रहा था, इसलिए अपन उसको स्पेरिकल नोड बोल रहे थे। अगर थीटा फाई की कुछ वैल्यूज ले लोगे, जैसे थीटा तुमने 0 ले लिया, फाई 90 ले लिया, तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा तो अपन उसको नोडल प्लेन बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि वहां पे अपने पास एंगुलर फंक्शन 0 है। एंगुलर फंक्शन 0 मतलब वेव फंक्शन 0, वेव फंक्शन 0 मतलब साइन स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर 0 मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि एंगुलर नोड, एन एंगुलर नोड, एन एंगुलर नोड, एन एंगुलर नोड is the plane in which probability of finding electron is 0। तो एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, वैसा प्लेन क्यों आ रहा है, क्योंकि थीटा फाई की पर्टिकुलर वैल्यूज पे एंगुलर फंक्शन 0 हो जा रहा है, एंगुलर पार्ट 0 हो जा रहा है, रेडियल पार्ट तो नहीं होगा, एंगुलर पार्ट अपने पास 0 हो जाएगा वेव फंक्शन का। तो एंगुलर पार्ट 0 हो गया तो वेव फंक्शन 0, वेव फंक्शन 0 तो साइन स्क्वायर 0, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की 0, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, मतलब 0 हो गई। तो ये है अपने पास, तो ये अपन ऑलरेडी लिख ही चुके हैं कि अपने पास क्या होगा उस प्लेन में, जो अपने पास एंगुलर पार्ट था वो 0 हो जाएगा। सर एक बार एंगुलर पार्ट डेफिनेशन दिखा दीजिएगा फिर से। हाँ, एंगुलर पार्ट 0 हो जाएगा, एंगुलर पार्ट के 0 होने की वजह से वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, वेव फंक्शन के 0 होने की वजह से साइन स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो तुमको समझ में आना चाहिए किस तरीके से प्लेन आ रहे हैं, नोड आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट भी लिखवा सकता था मैं चाहता तो, लेकिन तुमको समझ में आया इसलिए मैंने थोड़ा सही से बता दिया कि इस तरीके से अपने पास डिफाइन कर रहे हैं। सर हाँ, ये प्लेन से किसी एंगल पे होगा, क्या चीज, जो ये प्लेन है सर यहाँ पे एंगुलर नोड के लिए किसी एंगल पे होगा। पर थीटा फाई की कुछ वैल्यूज पे ही साइन 0 हो रहा है ना यार, तो थीटा फाई के हिसाब से सोचोगे तो अपने पास कोई पर्टिकुलर एंगल्स पे बात करें तो एक प्लेन क्रिएट होगा, उसको सोच के देखो तुम। जैसे अपन रेडियस के लिए लोकस क्या बोल रहे थे कि एक स्फीयर बन जा रहा है। यस सर। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास कुछ फॉर्मूला है जिनके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, नोड की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो फॉर्मूले तुमको याद ही रखने पड़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं जेईई मेंस नीट इन सब का फेवरेट है, इसके क्वेश्चन पूछता रहता है वो, नोड्स वगैरह, और आसान सा है, फॉर्मूला अगर याद हो डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स, तो ये सब चीजें पूछता है वो, और इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पास यही है। ये तो अपने समझने के लिए इतना कुछ किया है, साइन 0 हो गया, साइन स्क्वायर 0 हो गया, ये सब कि कैसे आता है बेसिकली, ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ये है अपने पास। तो यहाँ पे अगर पास देखोगे तो अपने पास अगर तुमको किसी सबसेल या किसी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड निकालना है, तो उसमें एंगुलर नोड उतना ही होता है जितना उसके लिए एल की वैल्यू होती है। एंगुलर नोड अपन ने देखा था नोडल प्लेन, तो अपन ने बोला था कि पी ऑर्बिटल में अपने पास कितने नोडल प्लेन होते हैं, कोई भी पी ऑर्बिटल तो उसमें एक नोडल प्लेन रहेगा, एक नोडल प्लेन, उसके लिए एल की वैल्यू भी क्या होती, 1। तो पी ऑर्बिटल मतलब अपने पास क्या हो गया, एल की वैल्यू 1 है उसके लिए, मतलब वहां पे एंगुलर नोड भी क्या होता है, 1 होता है। तो अपने पास कितने एंगुलर नोड होते हैं उसके हिसाब से अपने फॉर्मूला बनाया है, ये है। सेकंड, अगर इसी तरीके से तुमको कोई ऑर्बिटल गिवन है और उस ऑर्बिटल के लिए तुमको रेडियल नोड निकालना है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स निकालने हैं, या फिर इसी को अपन बोलते हैं कि अपने को स्पेरिकल नोड्स निकालने हैं, स्पेरिकल नोड्स। तो इसका फॉर्मूला अपने पास होता है क्या, ये अपन लिखेंगे n माइनस एल माइनस 1। तो इसका मतलब है जैसे मैं तुमको बोलूं कि 2s ऑर्बिटल में अपने पास कितने रेडियल नोड है, तो n की वैल्यू होगी 2, s मतलब l की वैल्यू होगी 0, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 मतलब एक अपने पास क्या आएगा, स्पेरिकल नोड आएगा, जो अपन ने अभी
दिखाया था इसमें 2s ऑर्बिटल के लिए। तो इस तरीके से अपने पास रेडियल नोड का फॉर्मूला हो गया। अगर थर्ड तुमको निकालना है क्या, टोटल नोड्स, थोड़ा ऊपर तो कर दीजिए सर। टोटल नोड की अगर अपन बात n करें minus 1 तो टोटल नोड अपने पास क्या रहेंगे, एंगुलर नोड, इसको सिंपली an से लिखते हैं, प्लस रेडियल नोड, इसको अपन rn से लिखते हैं। तो एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, तो एंगुलर नोड अपने पास क्या है, n माइनस l माइनस 1 प्लस, सॉरी रेडियल नोड अपने पास क्या है, n माइनस l माइनस 1 प्लस एंगुलर नोड जो क्या हो जाएगा l के बराबर। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, n माइनस 1, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो टोटल नोड पूछे गए हैं तो n की वैल्यू -1 कर दो, एंगुलर नोड पूछा गया तो उस ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है वो लिख दो, और रेडियल नोड पूछा गया तो n माइनस l माइनस 1 कर दो। तो नंबर तो तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ ऑर्बिटल्स में दे रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए या प्रैक्टिस के लिए कि 1s में कितने रेडियल नोड रहेंगे, कितने एंगुलर नोड रहेंगे, कितने टोटल नोड रहेंगे। इसी तरीके से 2s में कितने रहेंगे, और अगर अपन बात करें इसी तरीके से, अच्छा इसको मैं 2p में कितने रहेंगे और 3p में कितने रहेंगे। हाँ, तो पहले तो अपन वैल्यूज निकाल लेते हैं कि किसमें कितना आ रहा है, फिर समझेंगे किस तरीके से प्रेजेंट है वहाँ पे, जो मैंने डायग्राम भेजे उनके बेसिस पे ही वीडियो फिर ढूंढना पड़ेगा नहीं यूट्यूब पे। हाँ, तो ये अपने पास 1s हो गया, तो 1s में अपन ने निकालना है क्या, एंगुलर नोड, तो मैं an से लिख देता हूँ। तो एंगुलर नोड अपन ने क्या लिखा था, वैल्यूज ऑफ l, तो s के लिए l क्या होता है 0, मतलब यहाँ पे कोई एंगुलर नोड नहीं है। वैसे अपन ने देखा था एंगुलर नोड मतलब नोडल प्लेन, तो अपन ने देखा था कि s ऑर्बिटल में अपने पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता है क्योंकि वो स्पेरिकल है, हर जगह प्रेजेंट है, तो कोई भी ऐसा प्लेन तुम नहीं ले सकते जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, क्योंकि स्पेरिकल मतलब हर जगह प्रेजेंट है। और अगर अपने पास रेडियल नोड निकालोगे तो इसके लिए अपने लिखा है कि n माइनस l माइनस 1, तो n अपने पास 1 हो गया, l अपने पास 0 है और -1, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 0। डायरेक्ट लिख दो या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हो जाएगा ना तो। डायरेक्ट लिखिए सर। हाँ, तो रेडियल नोड अपने पास हो जाएगा 0। टोटल नोड अगर देखोगे तो n माइनस 1, तो n भी 1 है और 1 तो 1 है ही, तो 1 माइनस 1 अपने पास आ जाएगा 0। यहाँ पे ना तो एंगुलर नोड है, ना ही रेडियल नोड है, ना ही कोई टोटल नोड, तो रहेंगे नहीं जब दोनों ही नहीं है। तो 2s में आ जाओ, तो 2s में अगर एंगुलर नोड निकालोगे तो वापस वही स्पेरिकल है, तो कोई भी प्लेन ऐसा नहीं आएगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, मतलब कोई भी एंगुलर नोड यहाँ पे नहीं रहेगा, l इक्वल टू अपने पास क्या है 0। रेडियल नोड अगर अपन ने देखें तो अपन ने बोला था कि n माइनस l माइनस 1, तो n2 हो गया, l 0 हो गया, -1, तो अपने पास आ जाएगा एक रेडियल नोड। तो रेडियल नोड यहाँ पे क्या होता है, एक होता है, मतलब एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। टोटल नोड की अगर अपन बात करें तो टोटल नोड अपने पास डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो कि एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड तो 1 आ जाएगा, या फिर फॉर्मूला लगाना चाहो तो n माइनस 1, क्योंकि पेपर में तीनों में से कोई एक पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना। तो टोटल पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1, तो अपने पास आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगर 2p की बात करें तो यहाँ पे एंगुलर नोड अपने पास हो जाएगा क्या, p के लिए अपने पास क्या होता है l इक्वल टू 1, तो हमने बोला था कि हर p ऑर्बिटल में अपने पास एक एंगुलर नोड होता है, तो आ जाएगा एक नोडल प्लेन, एक एंगुलर नोड। रेडियल नोड अगर निकालोगे यहाँ पे तो रेडियल नोड अपने पास आएगा क्या, n माइनस दैट इज 1, n माइनस l माइनस 1, तो l 1 हो गया, 1 तो अपने पास हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कोई रेडियल नोड नहीं आएगा। टोटल नोड अगर अपन देखें तो 1 आ जाएगा, फॉर्मूले से भी निकालोगे तो n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, 1 आ जाएगा। एंगुलर नोड अगर देखोगे 3p की अगर अपन बात करें तो 3p मतलब अपने पास हो गया क्या, एंगुलर नोड मतलब l की वैल्यू, तो l की वैल्यू तो 1 ही होता है, तो एक ही एंगुलर नोड रहेगा, एक ही नोडल प्लेन आएगा इसमें। तो अपन ने बोला भी था कि कोई भी p सब सेल हो, चाहे 2p हो चाहे 3p हो, तो उसका हर ऑर्बिटल में अपने पास क्या रहेगा, एक नोडल प्लेन रहेगा। तो हर p ऑर्बिटल में अपने पास एक नोडल प्लेन होता है, चाहे कोई भी सब सेल का हो या कोई भी सेल का हो। और रेडियल नोड अगर देखोगे तो रेडियल नोड अपने पास क्या हो जाएगा, n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, तो ये भी अपने पास आ जाएगा 1। टोटल नोड अगर देखोगे तो टोटल नोड अपने पास आ जाएगा क्या, n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 2, तो टोटल नोड अपने पास आ गए कितने 2। तो ये थे अपने पास। इसके अलावा मैं एक दो ऑर्बिटल और दे देता हूँ जिनको तुम प्रैक्टिस के लिए कर देना, क्योंकि अपन यहाँ पे डी नहीं लिया, तो इसको लिए तुम कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो 4s हो गया, 5d हो गया, 5f हो गया,
6G हो गया, G भी मैंने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेना इनके ऐसे ही जैसे अपन अभी निकाला है। तो देखो अपने पास यहाँ पे 1s की बात कर रहे हैं, तो 1s में अपने देखा था कि कोई रेडियल नोड नहीं होता, तो यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसने रेड कलर का सर्कल दिखा रखा है। तो मतलब एक स्पेयर है 3D में, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसके अलावा भी हर जगह कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी जो कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। और 2s में अगर देखोगे तो अपने पास देखो वही हुआ है कि अपन न्यूक्लियस से निकले तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती गई, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके पूरा व्हाइट हो गया, मतलब यहाँ पे अपने को एक रेडियल नोड मिल रहा है। तो जो व्हाइट कलर से इसने दिखा रखा है, तो जो ये स्पेयर है मतलब व्हाइट कलर वाला जो रीजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। फिर वापस अपने पास क्या हुआ, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगा, इस जो इंटेंसिटी ज्यादा दिखा रखी है रेड कलर की, जो मैं अभी इसके ऊपर ब्लू कलर घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी वापस बढ़ गई है। तो मतलब एक तरीके से पहले 0 हुआ, 0 से बढ़ा मैक्सिमम हुआ, वापस कम होने लग गया। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। और इसके आगे देखोगे तो अपने पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की इंटेंसिटी है या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो बहुत कम है। तो अपन जहाँ पे मैक्सिमम होती है उसी को अपन ऑर्बिटल बोल देते हैं। तो ये हो गया अपने पास। इसी तरीके से 3s में यहाँ पे 2 रेडियल नोड आएंगे। तो न्यूक्लियस से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे मैक्सिमम होती है, न्यूक्लियस के ऊपर मैक्सिमम होती है इसके केस में, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। फिर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक जगह अपने पास 0 हो गई। तो ये अपने पास नोड हो गया। फिर जैसे ये रेडियल नोड खत्म होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, एक जगह मैक्सिमम होगा, फिर कम होने लगेगी, फिर एक जगह वो रेडियस आई अपने पास जहाँ पे 0 हो गई, तो एक और नोड आ गया यहाँ पे। फिर वापस जैसे ये नोड खत्म हुआ, बढ़ने लगी, एक जगह मैक्सिमम, फिर कम होने लगा, लेकिन अब 0 नहीं होगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगी बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी, लेकिन रहेगा हर जगह। क्लियर है क्या ये? अरे समझ में आया ये? सर ये मार्क करने को आ सकता है कि कौन सा रीजन में ज्यादा होगी? नहीं, इसे ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ से समझ में आएगा। ग्राफ में अपने को ये सब बनाने हैं, ओके कहाँ पे साइन की वैल्यू ज्यादा है, कहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, वो अपन समझेंगे। ऑलराइट सर। हाँ, इसी तरीके से पी में देखो कि अपन जो डंबल बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, ये पूरे इस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पास पी में एक रेडियल नोड किस में आया था, 3p में आएगा। हाँ, 3p में एक रेडियल नोड आ रहा है, तो ये अपने पास 3p का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे बेसिकली देखोगे तो अपन पूरा ऐसे दिखाते हैं, लेकिन बीच में अपने पास यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ तक, इसमें यहाँ तक ये डेंसिटी है। उसके बाद ये रीजन जो है इसने सर्कल करके दिखा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 इस पूरे रीजन में। फिर वापस अपने पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट हुआ वैसे ही जैसे अपन इसके लिए बोल रहे थे। तो ऐसा कुछ अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास रेडियल नोड होता है कि एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर तुमको ये बनाना है, बना ही लेना, थोड़ा समझ में आया तो मैं एक और इमेज भेज रहा हूँ, तो उसके हिसाब से देख के तुम बना लेना इसको। तो फिलहाल इतना रखते हैं, जितने तुम लोग पीरियोडिक का वो निकाल लो होमवर्क, उसको डिस्कस करते हैं अब। बाकी थोड़ा सा पार्ट बचा है इसमें ग्राफ्स वाला, तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी मतलब आधी 1 घंटा लगेगा, उसमें हो जाएगा। तो अपन अगली क्लास में कंप्लीट करके न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो निकालो होमवर्क, निकालो। देखो मैंने एक डायग्राम भेजा है इसमें, तो तुमको जब रजिस्टर में बनाना होगा तो ऐसे बना लेना। इसको खोलो, 1s के लिए मैंने बनाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा ही बनाया, तो पेन से तुम ऐसे बना लेना, देखो वो समझ में आ जाएगा अगर ये चीज तुमको समझ में आई होगी तो। जो अपने 4 एग्जांपल किया उसका डायग्राम ऐसे बनाया था कि 1s में मैंने सर्कल बनाया है, 2s में मैंने वही किया, पहले डेंसिटी दिखाया, फिर एक जगह गायब कर दिया, फिर वापस दिखाया। तो वैसे तुम बना लेना ताकि तुमको याद रहे किस तरीके से एक्चुअल में होता है। और 2p में कोई रेडियल नोड नहीं होता, तो वहां पे मैंने बिल्कुल नहीं दिखाया। और 3p में रेडियल नोड होता है अगेन, तो उसमें अपन ने बीच में कट कर दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जैसा ये वाला डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो ये है अपने पास